सचिन पायलट, गहलोत, डोटासरा जो तमाम बड़े नेता हैं वो अपने कार्यकर्ताओं को जेल से नहीं छुटाते हैं। वहीं तो दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल के कार्यकर्ता सुबह पुलिस पकड़ लेते तो शाम को हनुमान बेनीवाल जेल से छुटा लेते। जो गोविंद सिंह डोटासरा आरएसएस को लेकर कहते हैं कि हम बिल में बांट देंगे, वो डोटासरा कई दिनों तक आईएनएसओ के कार्यकर्ताओं को छुटाने के लिए सामने नहीं आते हैं। जिसने आरएसएस के खिलाफ आवाज़ उठाई है उसको इस प्रकार से नेस्ता नाबूद कर दो, ख़त्म कर दो कि पीढ़ियाँ या जो जनरेशन है, जो लोग विरोध करते हैं, वो याद रखें कि हम उन्हें इन लोगों को इतनी यातनाएं दी हैं और इतनी यातनाओं के बाद में हर आदमी का मनोबल तोड़ने के लिए इन्होंने ये सब कुछ किया। राम सबके हैं, ईश्वर धर्म सबका है, किसी का टेंडर और ठेका नहीं है। और ये जो ठेका प्रथा की जो ये पूरे देश में जो नफरत की राजनीति कर रहे हैं उसका हर नौजवान व्यक्ति विरोध करेगा। ऐसा तो नहीं है विनोद जाखड़ दलितों का बड़ा नेता बन जाएगा? क्या बातचीत कर रहे हैं, किन किन लोगों से मिल रहे हैं, तो क्या हम कोई आतंकवादी हैं क्या? वर्तमान की भाजपा सरकार में वर्ग और जाति देख के इतना अन्याय, इतना शोषण किया जा रहा है कि ये युवा, चाहे वो जेनजी हो, चाहे वो नौजवान युवा हो, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, चाहे कोई भी हो, किसान की जो पीड़ा है वो ये नहीं समझ सकते और उनके युवाओं की भी पीड़ा नहीं समझ। युवाओं पर आरएसएस की विचारधारा थोपी जा रही है, कहने का मतलब। आरएसएस जो एक नफरत को फैलाने का काम करता है, जिसने तिरंगे का अपमान किया, जो संविधान का विरोधी रहा है, जो आरक्षण का विरोधी, महिलाओं का अपमान करता है, एक ऐसे संगठन है, एक ऐसा विचारधारा का एक संगठन है इस देश में जिसके ऊपर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप है और तत्कालीन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने उसको बैन भी किया और भी बहुत से पूरे देश में बैन किया गया। वो लंबे समय तक बैन रहा और रात को दिन में की बजाय रात में छुप के मीटिंगें करते हैं। आरएसएस के जो स्वयंसेवक हैं वो लाठियाँ लेके आते हैं, शस्त्र लेके आते हैं और विश्वविद्यालय में एक बड़ा तांडव, तलवारें चलती है हमारी, एक तांडव करने की पूरी सुनियोजित प्लानिंग, चाहे कुलपति हो चाहे आरएसएस के प्रोफेसर हो, कि कहीं ना कहीं हमें लाभ लेना है इस सरकार से, हम इस आइडियोलॉजी के बन के हमारा ठप्पा लगवा के इससे हमें लाभ लेना है। लाभ के चक्कर में विश्वविद्यालय का नुकसान चाहे हो तो हो। कल को कांग्रेस एक सेपरेट कार्यक्रम करेगी, भाजपा एक सेपरेट कार्यक्रम करेगी, सेवा दल करेगा, यूथ कांग्रेस करेगी, युवा मोर्चा करेगा, आरएलपी करेगी, आरएलडी करेगी, बसपा करेगी, सपा करेगी, आम आदमी पार्टी करेगी। तो क्या विश्वविद्यालय में ये सब कुछ चलेगा? आखिर ये प्रदेश के अंदर राजस्थान की राजधानी जयपुर हो या फिर बीकानेर हो, इन सब में हो क्या रहा है? कभी विनोद जाखड़ जो एनएसओ के प्रदेशाध्यक्ष हैं उनको सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है, या फिर आरएसएस के खिलाफ बोलने पर राम सिंह सामोता जैसे युवा नेताओं को सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है, या फिर इस सरकार में कोई हक और आवाज़ उठाता है रामनिवास कोकणा जैसे युवा नेता तो उनको बीकानेर की कारागार में डाल दिया जाता है। आखिर राजस्थान की सरकार में ये हो क्या रहा है? नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं द लोक नेत्र। और इस वक्त मेरे साथ हैं राम सिंह जी सामोता साहब। इनसे बात करेंगे कि आखिर बीते दिनों दशहरे के दिन हुआ क्या था राजस्थान विश्वविद्यालय में। कई कांग्रेस के बड़े बड़े पेजों पर ये पोस्टें आई कि आरएसएस के द्वारा ये किया जा रहा है और आरएसएस के द्वारा वो किया जा रहा है, और कई पोस्ट ये भी आई कि एनएसओ के कार्यकर्ताओं को आरएसएस के द्वारा लाठियां चलाई जा रही है। वो सारे जो प्रोग्राम थे, वो जो उन सब के बीच में क्या कुछ हुआ, वो राम सिंह जी सामोता से बात करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि काफ़ी दिन तक जेल में रहकर आए हैं, जेल में आपके साथ कैसा बर्ताव हुआ, उन सब के बारे में। नमस्कार राम सिंह जी। नमस्कार अभिषेक जी। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहता हूँ कि आखिर दशहरे के दिन क्या मामला हुआ था? देखिए, जो राजस्थान विश्वविद्यालय है, देश का कोई भी विश्वविद्यालय है, वो एक स्वायत्त शासन संस्था के माध्यम से काम करता है। उसकी ऑटोनोमस बॉडी होती है कार्यक्रमों को लेकर, विचारधारा को लेकर। तो राजस्थान विश्वविद्यालय में आरएसएस जो एक नफरत को फैलाने का काम करता है, जिसने तिरंगे का अपमान किया, जो संविधान का विरोधी रहा है, जो आरक्षण का विरोधी, महिलाओं का अपमान करता है, एक ऐसे संगठन है, एक ऐसा विचारधारा का एक संगठन है इस देश में जिसके ऊपर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप है और तत्कालीन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने उसको बैन भी किया और भी बहुत से पूरे देश में बैन किया गया। वो लंबे समय तक बैन रहा और रात को दिन में की बजाय रात में छुप के मीटिंगें करते हैं। एक ऐसा संगठन है इस देश में आरएसएस। उसका कार्यक्रम राजस्थान विश्वविद्यालय में इन्होंने रखा और ये पहली बार हो रहा था। इससे पहले 1978 में भी प्रयास किया गया था। तो विश्वविद्यालय में के लॉ कॉलेज में शस्त्र पूजा का जो कार्यक्रम रखा गया और पहले उसका पथ संचलन का कार्यक्रम भी था। तो उसकी जब सूचना सबको मिली तो उस चीज़ का आम विद्यार्थियों ने विरोध किया और एनएसए ने उसका विरोध किया और बाकायदे कहा कि जिस तारीख को आप कार्यक्रम करोगे 30 तारीख को दिन हम प्रोटेस्ट करेंगे।
तो इसको लेकर पूरा ये आंदोलन था और जिस प्रकार से विरोध दर्ज करवाया गया और उसके बाद में कार्यक्रम स्थल पे देखिए कि कितना बड़ा दुर्भाग्य है कार्यक्रम स्थल का कि आरएसएस के जो स्वयंसेवक हैं वो लाठियाँ लेके आते हैं, शस्त्र लेके आते हैं और विश्वविद्यालय में एक बड़ा तांडव, तलवारें चलती है वहाँ, एक तांडव करने की पूरी सुनियोजित प्लानिंग, जिसमें राजस्थान विश्वविद्यालय का प्रशासन और कुलगुरु जो कुलपति जिसको कहते हैं वो भी इसमें शामिल है और जो अपने आप को आरएसएस का विचारधारा का मानते हैं प्रोफेसर वो भी इसमें खुलकर थे। ये सब खुलकर इसलिए थे, चाहे कुलपति हो चाहे आरएसएस के प्रोफेसर हो, कि कहीं ना कहीं हमें लाभ लेना है इस सरकार से, हम इस आइडियोलॉजी के बन के हमारा ठप्पा लगवा के इससे हमें लाभ लेना है। लाभ के चक्कर में विश्वविद्यालय का नुकसान चाहे हो तो हो, विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों पर लाठियाँ चले तो चले, तलवारें चले तो चले, गोलियाँ चले, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जो आइडियोलॉजी के जो लोग हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, जो जिम्मेदार पदों पे बैठे हुए लोग हैं, उनका कोई भी बच्चा राजस्थान विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ता है, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि विश्वविद्यालय में किसी प्रकार का कोई तांडव हो, हिंसा हो, नफरत फैले, विश्वविद्यालय बंद रहे, धरना प्रदर्शन हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपने आप को सर्टिफाइड आरएसएस का प्रमाण पत्र लेने के चक्कर में ये सब कुछ कार्यक्रम जानबूझ के आयोजित करवाया गया और जिसको विरोध कर रहे थे। और विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हमेशा राजस्थान विश्वविद्यालय में एबीपी अनुशय के कार्यक्रम होते रहे हैं। एबीपी के कार्यक्रमों में या विश्वविद्यालय के किसी सेमिनार में आरएसएस के लोग आते हैं और बाकायदे सरकार के कार्यक्रमों में शामिल होते हैं और जो उनका विचार है उस विचार पे बात करते हैं। एनएसआई क्या भी कोई कार्यक्रम होता है तो उसके आइडियोलॉजी के लोग आते हैं। लेकिन ये पहली बार हो रहा था कि एक सेपरेट कार्यक्रम विश्वविद्यालय में। इसका मतलब ये हो गया कि अगर सेपरेट कार्यक्रम हो रहा है अभिषेक जी, तो कल को क्या होगा? कल को कांग्रेस एक सेपरेट कार्यक्रम करेगी, भाजपा एक सेपरेट कार्यक्रम करेगी, सेवा दल करेगा, यूथ कांग्रेस करेगी, युवा मोर्चा करेगा, आरएलपी करेगी, आरएलडी करेगी, बसपा करेगी, सपा करेगी, आम आदमी पार्टी करेगी। तो क्या विश्वविद्यालय में ये सब कुछ चलेगा? कोई स्टूडेंट विंग है, वो अपना कार्यक्रम कर रही है और करवा रही है, तो ठीक है, उसके अंदर कोई लोग आ रहे हैं, अपना विचार रख रहे हैं, ठीक है। ये स्वायत्त जो संस्था है, जो बोलने की जो आज़ादी विश्वविद्यालयों में है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, तो ठीक है। लेकिन सेपरेट कार्यक्रम करवा के आप क्या मैसेज करना चाहते थे? सिर्फ अपना लाभ लेने के लिए, लाभार्थी की पंक्ति में खड़े होने के लिए पूरे विश्वविद्यालय को बर्बाद करने की जो सोची समझी साजिश पूरे देश में लंबे समय से चल रही थी। देखिए, पूरे देश के तमाम विश्वविद्यालयों में ये कार्यक्रम किया गया। जब हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत हम हमारा धरना प्रदर्शन कर रहे थे, हमारे हाथों में तिरंगा था और हम कार्यक्रम स्थल की ओर जा रहे थे, यानी हम कार्यक्रम स्थल को, ऐसा नहीं है कि कार्यक्रम स्थल पे कोई हम हिंसा करना चाहते थे, लेकिन हम हमारा प्रोटेस्ट वाइस चांसलर के निवास की ओर लेके जा रहे थे, जो निवास उनके बीच रास्ते में पड़ता है, यानी कार्यक्रम स्थल बीच में आता है, निवास बाद में आता है। तो हम उस रास्ते से जा रहे, तो हमारे सामने कौन खड़ा हुआ? आरएसएस के कार्यकर्ता, आरएसएस के लोग अस्त्र शस्त्र लेके खड़े हुए। तो हिंसा किसने की? उनको लोग तो नहीं कह सकते, क्योंकि जिनके हाथों में तलवारें थी वो गुंडे ही हो सकते हैं। हाँ, लोग नहीं कह सकते, लेकिन हमारे संस्कार हैं, हमारे परिवार के, हमारे साहित्य, हमारे देश की संस्कृति है कि हम डंडे लेकर खड़े हैं, वो बातचीत करें, क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज थी उस समय, उनके शब्द ये थे, वीडियो भी आप देख सकते हो कि मारो इनको मारो। एक वीडियो आ रहा था जिसमें आपके ऊपर लाठियां लेकर ऐसे खड़े थे, ऐसे मतलब बहुत सारे चारों तरफ से लोगों ने घेर रखा था। हाँ, वो सब लोगों की एक ही लैंग्वेज थी कि मारो इनको मारो, इसके अलावा कोई दूसरी इनके पास में लैंग्वेज नहीं है। लट लेके वर्दी में आप इस प्रकार का काम कर रहे हो, और पुलिस का दुर्भाग्य है ये प्रशासन का कि कितना दबाव में है कि पुलिस उनको रोकने की जगह जो हथियार चला रहे हैं, उनकी जगह जो बिल्कुल निहत्ते हैं, जो अपना आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, विरोध के लिए कुलपति आवास की ओर जा रहे थे, उनके ऊपर ही पुलिस कार्रवाई करती है। हमारे बहुत से कार्यकर्ताओं के चोटें आई हैं, मेरे खुद के भी चोटें आई हैं। वो एक वीडियो ये भी आ रहा था जहाँ पे गाड़ियाँ तोड़ी जा रही थी। देखिए, गाड़ियाँ तो पुलिस को क्या है कि ऊपर से डायरेक्शन था पुलिस के अधिकारियों का, गाड़ियाँ तोड़ने से कौन सा बदला निकाला जा रहा है? क्योंकि वो उनके ऊपर तो कार्रवाई नहीं कर सकते ना कहीं पुलिस के अधिकारियों को लगता है कि मैं एपी हो जाऊंगा या मेरे ऊपर कोई कार्रवाई हो जाएगी, मुझे कहीं दूसरे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उसके चक्कर में अपने चीज़ों को बचाने के लिए इन लोगों ने भी, पुलिस के अधिकारियों ने भी और पुलिस प्रशासन ने भी दबाव में जो छात्र नेता थे और जो गाड़ियाँ थी छात्र नेताओं की, उनको तोड़ फोड़ उनमें की गई और दूसरे लोगों की गाड़ियों में एक नुकसान भी नहीं किया गया,
एक भी आरएसएस का व्यक्ति को किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया 151 में भी, जबकि हम सब लोग को डिटेन किया गया, हमारे ऊपर जानबूझ के एसएचओ मुकदमा दर्ज करवाता है। ऐसी धाराओं में इनका कोई संबंध नहीं है इस पूरे मुकदमे से। इसके अलावा फिर दूसरा एक मुकदमा और दर्ज करवाया जाता है, जानबूझ के हमें पूरे 2 दिन तक डिटेन करके जानबूझ के हमें 48 घंटे बाद में कोर्ट में पेश किया जाता है। और उसके बाद के सारे थानों में घुमाया गया, मैंने सुना आपको। बिल्कुल, हमें गांधीनगर थाने में थे हम, तो दूसरे दिन हमें जब हमारे 151 में जमानत होनी थी तो उसमें यहाँ से ले जाके हमें जोटवाड़ा ले गए। जोटवाड़ा ले जाने से पहले हमें नागौरियन भी लेके गए होंगे। वो हमारे एनएसए के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ जी को ले गए। एनएसए के प्रदेश सबको अलग अलग लेके गए। हाँ, एनएसए के प्रदेश उपाध्यक्ष महेश चौधरी थे, एनएसए के राजस्थान विश्वविद्यालय के इकाई अध्यक्ष किशोर चौधरी था, और बाकी हम सब लोग को पहले डिटेन किया गया। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिनको जो हमारे से मिलने आए थे उनको भी पुलिस ने बैठा लिया। अच्छा, कुछ लोगों का बयान आया आरएसएस की तरफ से, उनका कहना है कि हमने इसलिए लाठियां डंडे चलाए क्योंकि उन्होंने जो पोस्टर पढ़ा उसमें भगवान श्री राम की फोटो थी। नहीं, कहाँ है वहाँ तो कार्यक्रम, अगर वहाँ कार्यक्रम स्थल था और कार्यक्रम हो रहा तो ये लोग कहाँ थे? ये लोग कहाँ थे? सवाल ये है। कार्यक्रम तो ये अपने बरामदे में लगा रहे, वो कोई धार्मिक स्थान नहीं है। प्रभु श्री राम सबके हैं, राम सबके हैं, ईश्वर धर्म सबका है, किसी का टेंडर और ठेका नहीं है। और ये जो ठेका प्रथा की जो ये पूरे देश में जो नफरत की राजनीति कर रहे हैं उसका हर नौजवान व्यक्ति विरोध करेगा, क्योंकि भगवान श्री राम किसी के घर में एक के नहीं है। भगवान श्री राम हर घर में, हर व्यक्ति के मन में सुबह शाम दिन रात उसमें निवास करते हैं। अच्छा, काफ़ी दिनों तक आप लोगों को जेल में रखा गया, वहाँ कैसी प्रताड़नाएं दी गई आपको? क्या वहाँ पे लाठियाँ डंडे चलाए आपके ऊपर, या फिर कैसी व्यवस्थाएं थी वहाँ पर? देखिए, इन्होंने पूरी कोशिश की कि किस प्रकार से इनको प्रताड़ित किया जाए, और इनका एक ही लक्ष्य था कि जिसने आरएसएस के खिलाफ आवाज़ उठाई है उसको इस प्रकार से नेस्ता नाबूद कर दो, ख़त्म कर दो, कि पीढ़ियाँ या जो जनरेशन है, जो लोग विरोध करते हैं, वो याद रखें कि हमने इन लोगों को इतनी यातनाएं दी हैं, और इतनी यातनाओं के बाद में हर आदमी का मनोबल तोड़ने के लिए इन्होंने ये सब कुछ किया। जेल में क्या घटनाक्रम हुआ उसमें मैं अभी हालांकि अभी कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जितना प्रेशर सरकार का था जेल प्रशासन पे, उतना मुझे नहीं लग रहा। मैंने महसूस किया है कि किस प्रकार से पूरे जेल में पूरे प्रशासन के द्वारा एक एक चीज़ की नज़र रखी जा रही थी कि कैसे ये रह रहे हैं, क्या बातचीत कर रहे हैं, किन किन लोगों से मिल रहे हैं। तो क्या हम कोई आतंकवादी हैं क्या? हम छात्र संगठन के एक विचारधारा के व्यक्ति हैं, छात्र नेता हैं, और हमने हमारी आवाज़ लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत उठाई है। लेकिन इस प्रकार से टॉर्चर करने का मतलब क्या है? क्या अघोषित रूप से देश में क्या आपातकाल है? लेकिन इनकी मानसिकता बहुत ही घटिया है, इनकी मानसिकता नफरत की है, इनकी मानसिकता छात्र विरोधी है। अच्छा, कहने का मतलब आरएसएस और बीजेपी जो मानसिकता है वो छात्र विरोधी है? बिल्कुल छात्र विरोधी है। आप देख लिए ना कि इन्होंने छात्र संघ चुनाव करवाने का वादा किया कि इन्होंने मैनिफेस्टो में डाला कि हम छात्र संघ चुनाव करवाएंगे। कहाँ है? 2 साल हो गए, छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे, फीस वसूल कर रहे हैं। क्यों? किस चीज़ की? कहाँ है वैकेंसीज? कहाँ है विश्वविद्यालयों में टीचर्स? कहाँ है? राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति पे तो वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप हैं। आप ये देख लीजिए कि कैसे विरोध में है लोग। एक वाइस चांसलर किसी विश्वविद्यालय पे आरोप लगता है तो उसको तो आप निलंबित कर देते हो, और एक राजस्थान विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर है जिसके ऊपर आरोप लगे हुए हैं, जिसकी जांच चल रही है, और उसको आप निलंबित नहीं करते हो। तो ये क्या एक जाति, एक वर्ग देख के भेदभाव किया जा रहा है? मैं पूर्ण रूप से कह सकता हूं जिम्मेदारी के साथ में कि इस वर्तमान की भाजपा सरकार में वर्ग और जाति देख के इतना अन्याय, इतना शोषण किया जा रहा है कि ये युवा, चाहे वो जेनजी हो, चाहे वो नौजवान युवा हो, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, चाहे कोई भी हो, किसान की जो पीड़ा है वो ये नहीं समझ सकते, और उनके युवाओं की भी पीड़ा नहीं समझ सकते। अच्छा, जेल में क्या आप लोगों के साथ कोई ऐसा बर्ताव भी है जो आपको बताना चाहिए? क्या पुलिस की तरफ से प्रताड़नाएं दी गई, लाठियां डंडे भी चलाए गए आपके ऊपर, या पीटा गया? हमें इस प्रकार से मानसिक रूप से टॉर्चर किया गया कि किस प्रकार से इनको मानसिक रूप से तोड़ा जाए, क्योंकि हमारे जो कि दोबारा आवाज़ नहीं उठा पाए, दोबारा आवाज़ नहीं उठाए। लेकिन हमारे जो संगठन और विचारधारा के जो पार्टी के, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे खड़गे जी हो, चाहे यहाँ राजस्थान में सचिन पायलट जी हो, गोविंद सिंह डोटासरा जी हो, टीकाराम जी हो, हरीश जी हो, मनीष यादव जी हो, रामनिवास जी, मुकेश जी, जो भी तमाम विधायक हैं, चाहे मैडम शिखा मील बराला जी हो, तमाम लोगों का इतना प्रेशर था कि इनकी जो इच्छा थी, इनके ऊपर जो प्रेशर था उसको भी इन्होंने इग्नोर करने की कोशिश की। क्योंकि ये जो जानबूझ के जेल में की जो
जेल करवाएगी, जेसी करवाएगी, उसका आम जनता में भी, एक यूथ में एक ऐसा मूवमेंट है कि किस प्रकार से अन्याय किया जा रहा है, इन लोगों को रिहा करना चाहिए। ऐसी कौन सी धाराएं हैं? जबरदस्ती मुकदमे लगा दिए गए, कोई मुकदमा नहीं है किसी के, मेरे कोई मुकदमा नहीं है, लेकिन जबरदस्ती रिकॉर्ड में मुकदमे दिखा दिए कि साहब ये तो सब लोग आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, किसी के 6 हैं, किसी के 4 हैं, किसी के 2 हैं, किसी के 3 हैं। जानबूझ के बाई इंटेंसली ऊपर से ऑर्डर के तहत किया गया है। उन लोगों को भी उठाया गया है जिनका कार्यक्रम से कोई लेना देना नहीं था, उनको भी जबरदस्ती जेल में टेक रहे हैं। आप लगभग 9 लोग थे जिनको जेल में रखा गया था, जैसी की गई थी, उसमें 6 लोग छूट गए हैं जी। अभी भी 3 लोगों को अभी भी जेल में है, उनकी जमानत नहीं हुई है, जिसमें विनोद जाखड़ है, महेश चौधरी है और शायद किशोर चौधरी जी, किशोर। ये 3 लोग अभी भी हैं। आखिर क्या आप 6 लोगों को छोड़ दिया, इन 3 लोगों का ऐसा क्या गुनाह है कि इनको अभी तक नहीं छोड़ा गया? इनका गुनाह इतना ही है, ऐसा तो नहीं है विनोद जाखड़ दलितों का बड़ा नेता बन जाएगा? देखो, इनका जो टारगेट था वो ये था कि किस प्रकार से एनएसयूआई के पदाधिकारियों को और एनएसए संगठन के प्रदेश अध्यक्ष को और उपाध्यक्ष को और राजस्थान विश्वविद्यालय में जहाँ विरोध हुआ उसके इकाई अध्यक्ष को किस प्रकार से टॉर्चर किया जाए, किस प्रकार से उनके परिवार को पीड़ा दी जाए, किस प्रकार से इन लोगों को की राजनीतिक हत्या की जाए, इसको टारगेट बना के उनकी जमानत नहीं होने दी। मैं ये आपको विश्वास के साथ कह रहा हूँ, जैसे पूरा वातावरण बाहर का, जैसे मैं बाहर आया उसके बाद मैंने देखा कि किस प्रकार से न्यायिक प्रक्रिया है, जो न्यायपालिका है, उसमें राजनीतिक जो सत्ता का जो इंटरफेयर है वो किस प्रकार से बढ़ता जा रहा है कि होगा क्या आगे। अगर ऐसे ही चलेगा तो आने वाले समय में क्या होगा? इस देश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। कहाँ है कानून व्यवस्था? भाई आप टारगेट करके लोगों के साथ में न्याय और अन्याय कर रहे हो तो कहाँ है? ये सब कुछ मात्र एक विचार को, तानाशाही को और सिर्फ गरीब मजदूर दलित आदिवासी को पीड़ित करना चाहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है जो विनोद जाखड़ की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है उससे सरकार घबरा गई है? बिल्कुल सरकार घबराएगी। महेश चौधरी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, उन दोनों से घबरा गई है कि? विनोद जाखड़ एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष है, वो बहुत ऊर्जावान संघर्षशील व्यक्तित्व का धनी है और प्रदेश उपाध्यक्ष महेश चौधरी विश्वविद्यालय में तैयारी कर रहे थे। किशोर संगठन का बहुत ही एक्टिव कार्यकर्ता है। ये सब लोग वो लोग हैं जो ग्राउंड पे लोगों के लिए, युवाओं के लिए मेहनत करते हैं। उसी का परिणाम है कि आज पूरे प्रदेश में एक आंदोलन हो रहा है जो ये मांग कर रहे हैं कि लोगों की रिहाई होनी चाहिए। जितना आप दबाओगे उतने ही लोग नेता बनेंगे। आप किसी विचार और विचारधारा को खत्म नहीं कर सकते। एक समय के लिए रोक सकते हो लेकिन खत्म कभी नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि जेल में किसी भी नेता को नहीं मिलने दिया जाता है और जो गोविंद सिंह डोटासरा आरएसएस को लेकर कहते हैं कि हम बिल में बांट देंगे, वो डोटासरा कई दिनों तक एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को छुटाने के लिए सामने नहीं आते हैं। देखिए, जैसे हम अंदर थे तो हमें किसी प्रकार की कोई सूचना ही नहीं थी क्योंकि अंदर किसी प्रकार का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। लेकिन जैसे ही हम लोग रिहा होकर आए तो हमने सबसे प्रयास किया। उससे पहले भी हमारे सभी नेताओं ने जो पार्टी के हैं उन्होंने प्रयास किया, चाहे गोविंद सिंह डोटासरा जी, टीकाराम जी ने डीजीपी से मुलाकात की हो, डीजी से, या अशोक गहलोत साहब और टीकाराम जी वगैरह प्रभारी जी ने एसएमएस हॉस्पिटल जाके संज्ञान लिया है। पायलट साहब, मनीष यादव जी, अनिल चोपड़ा जी वगैरह, जीआर कटाना जी, सब लोग जाने नहीं दिया जेल में। जेल को तो भाई डायरेक्शन है ना सरकार का, वो कह रहे हैं कि साहब कुछ नहीं कर सकते, हमें तो हमारी नौकरी बचानी है। यानी इस प्रकार का डर और भय कहीं देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जानबूझ के ये सब कुछ माहौल क्रिएट किया जा रहा है। अच्छा, मतलब युवाओं की आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है, करने का मतलब सीधा सा ये मैसेज है कि कोई हक अधिकार की आवाज़ बुलंद करेगा, उसकी आवाज़ को ख़त्म कर दो ताकि कोई दूसरा व्यक्ति उस बात पर चर्चा नहीं करे और आवाज़ बुलंद नहीं करे। आपने कहा आवाज़ दबाने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को पकड़ लिया जाता है, जेल में रख दिया जाता है, 10 दिन तक जेल से कांग्रेस के सचिन पायलट, गहलोत, डोटासरा, जो तमाम बड़े नेता हैं वो अपने कार्यकर्ताओं को जेल से नहीं छुटाते हैं। वहीं तो दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल के कार्यकर्ता सुबह पुलिस पकड़ लेते तो शाम को हनुमान बेनीवाल जेल से छुटा लेते हैं। इस पे मैं कुछ विशेष कहना नहीं चाहता एक बार, क्योंकि क्या हनुमान बेनीवाल पावरफुल है कांग्रेस के नेताओं से? अभी तो सब एक राजनीतिक विषय हो गया, लेकिन ये जो सरकार है, ये जो भी युवा, जो भी नेता, जो भी व्यक्ति है, चाहे वो क्षेत्र का हो, पार्टी का हो, कोई भी हो, वो अगर आवाज़ बुलंद करता है, हक और अधिकार की बात करता है, तो उसकी आवाज़ को ये दबाना चाहते हैं, इसको ख़त्म करना चाहते हैं। अच्छा राम सिंह जी, आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ, अब तक
आप 6 लोगों को तो जेल से छोड़ दिया है और विनोद जाखड़, महेश चौधरी और किशोर को लेकर अभी प्रदेश के अंदर एनएसयूआई के कार्यकर्ता जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं और आपको भी हाई कोर्ट में जाना पड़ रहा है, कोर्ट में जाना पड़ रहा है। तो अब आगे की क्या रणनीति रहेगी? देखिए अभिषेक जी, हमारी रिहा के बाद में जो हमने तमाम नेताओं से मुलाकात करी और उसके बाद में हमने हाई कोर्ट में हमारे अपील लगाई है तीनों नेताओं की बेल के लिए, और अभी आज सही हो सकता है सुनवाई भी हो जाएगी। तो उसको लेकर हमारा आगे की जो रूपरेखा है वो कल शहीद स्मारक में मशाल जुलूस है। पूरे प्रदेश के तमाम जिलों में जितने भी महाविद्यालय हैं, जिलाध्यक्ष हैं, विश्वविद्यालय, उनमें धरना प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है, चाहे वो विचारधारा के लोग हो, चाहे स्वतंत्र लोग हो विचारधारा के, या फिर समाज के लोग हो, चाहे यूथ कांग्रेस अनुसार कोई भी हो। और उसके बाद में हमारा 200 फीट से एक बड़ा मशाल जुलूस निकाला जाएगा और पूरे प्रदेश के तमाम जिलों में हर महाविद्यालय में बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा कि किस प्रकार से हम सरकार पे प्रेशर बना सके और इस प्रदेश के नौजवान युवाओं को ये बता सके कि आपके हक और अधिकार में अगर कोई आवाज़ बुलंद करता है तो उनको हमें रिहा करवाना पड़ेगा। इस प्रकार की विचारधारा को सहन नहीं करेंगे और हम सरकार के ऊपर प्रेशर बना के और नौजवान युवाओं के सहयोग से, प्रदेश के हर वर्ग के सहयोग से, जो हमारे एनएसए के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़, महेश चौधरी, किशोर चौधरी जो जेल में हैं, उनको हम रिहा करवाएंगे। उसके लिए हमें बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। उसकी हम पूरी रूपरेखा तय कर चुके हैं और सरकार को समझ में नहीं आएगा कि किस प्रकार से प्रदेश के तमाम जिलों में हर गली से आवाज़ आएगी कि अन्याय और अत्याचार के खिलाफ हम सरकार को सहन नहीं करेंगे, आपको रिहा करना पड़ेगा। युवाओं पर आरएसएस की विचारधारा थोपी जा रही है, कहने का मतलब? बिल्कुल, देखिए ना, आप विश्वविद्यालय में जो भी कार्यक्रम हो रहा था तो प्रॉपर टारगेट दिया गया कि प्रोफेसर्स इतने लोग लाएगा, हॉस्टल का वार्डन इतने लोग लाएगा, वाइस चांसलर वीडियो बना के डाल रही है और सब अपनी कुर्सी बचा रहे हैं और सब ये चाहते हैं कि मैं शिक्षा के मंदिर में ये चल रहा था। हाँ, और सब ये चाहते हैं कि मैं किस प्रकार से एक पार्टी, एक विचारधारा का एक ठप्पा लगवा के कैसे लाभ प्राप्त कर सकता हूँ। सिर्फ सब लोग लाभ भारतीय बनना चाहते हैं, लाभ की जो पंक्ति है उस लाइन में खड़े होके चाहते हैं। वाइस चांसलर पे जांच गठित हो रखी है, टीकाराम जूली जी के संज्ञान के बाद में गवर्नर साहब को संज्ञान दिलवाया उसके बाद में, लेकिन वाइस चांसलर ये चाहती है कि मैं आरएसएस की सबसे कट्टर हूँ और ये कार्यक्रम करवा के मैं फ्री हो जाऊंगी, मेरी जांच कुछ नहीं होगी, मैं मेरा कार्यकाल पूरा कर लूंगी। तो इस प्रकार की जो सोच है वो बहुत ही घटिया है। चाहे विश्वविद्यालय में एसटी, एससी, ओबीसी के युवाओं के साथ में अन्याय करना हो, चाहे भ्रष्टाचार करना हो, चाहे रोस्टर के माध्यम से इन्होंने अन्याय जो किया उसका भी हमने विरोध किया और ये सब कुछ एक षड्यंत्र किया जा रहा है उसका हम डटकर मुकाबला करेंगे। किसी भी कीमत पर सामाजिक जो अन्याय, जो अत्याचार और हक और अधिकारों की आवाज़ को ये दबाना चाहते हैं वो सहन नहीं किया जाएगा। जी शुक्रिया। तो ये थे राम सिंह जी सामोता साहब, जो कि हाल ही में आरएसएस को लेकर जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था इनमें ये अग्रिम पंक्ति में थे और आपने इनका वीडियो भी सोशल मीडिया पे देखा होगा कि किस तरीके से इनको चारों तरफ से लोगों ने घेर रखा था और वो लाठियां लेकर जिस तरीके से ये खड़े थे। अब खैर सबसे बड़ी बात ये है कि आखिर इन लोगों को एक विरोध प्रदर्शन में इतने दिनों तक जेल में रखना और जमानत तक नहीं होना आखिर कई सवाल या निशान खड़े करते हैं। आखिर क्या विनोद जाखड़ जो उभरता हुआ दलित चेहरा है, क्या इस दलित चेहरे को दबाने की कोशिश की जा रही है? महेश चौधरी जो युवाओं में काफ़ी लोकप्रियता है, क्या उन लोकप्रियता को दबाने की कोशिश की जा रही है? जो राम सिंह जी हर बार कहीं ना कहीं ओबीसी को लेकर कोई मोर्चे खोलते रहते हैं, क्या इन लोगों को दबाने की कोशिश की जा रही है? और जिस तरीके से बीकानेर में अभी हाल में रामनिवास कुकना को लेकर जिस तरीके से किया गया, जो हज़ारों की संख्या में आंदोलन कर रहे थे और उन सबको उठाकर लेके चल गई, आखिर ये राजस्थान में ये सरकार के अंदर चल क्या रहा है? क्या ये सरकार कोई और चला रहा है? खैर कई सवाल हैं, सवालों का जवाब इन सरकार को देना है और नेताओं को देना है। लेकिन फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, राम राम साहब।